आज हम लोग बात करेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। ये फ्यूचर में कोल और गैस को कैसे रिप्लेस कर देगा और न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करके हम लोग अर्थ पर सन के कोर से 6 गुना ज़्यादा टेम्परेचर कैसे अचीव कर सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होके एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारा सन भी न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करके ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ये जानने से पहले हम लोगों को एक टर्म की नॉलेज होना ज़रूरी है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी या सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी। एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जितनी एनर्जी न्यूक्लियस को तोड़ने में लगती है उसी को न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस को तोड़ने का मतलब है सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे से इन्फिनिट डिस्टेंस तक ले जाना। जो न्यूक्लियस जितनी ज़्यादा मजबूती से बंधा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने में, जिसका मतलब जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना स्टेबल न्यूक्लियस। अब इस ग्राफ को देखिए, जैसे जैसे एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज होती है आयरन तक। इसके बाद फिर से बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होने लगती है। तो दो स्मॉलर बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियस फ्यूज होके एक ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी वाला न्यूक्लियस बना सकते हैं। इससे उनकी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी और वो स्टेबल बनेंगे। लेकिन अगर हम लोग दोनों अनस्टेबल एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी को ऐड करें तो वो स्टेबल एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा आएगी। तो फ्यूज़ होने के बाद ये एक्स्ट्रा एनर्जी गई कहाँ? ये एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है और ऐसे ही फ्यूजन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हमारा सन हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सन के कोर में हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनाती है और इससे प्रोड्यूस्ड एनर्जी से सन सनलाइट प्रोड्यूस करता है। पर सवाल ये उठता है कि अगर दोनों न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं तो वो एक दूसरे को रिपल क्यों नहीं करते, वो फ्यूज कैसे हो जाते हैं? इसका आंसर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर स्केल्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी एक्ट करती है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्मॉल स्केल्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर हम दो न्यूक्लियाई को सफिशिएंटली क्लोज ला सकें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ओवरटेक कर लेगी और वो दो न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे। पर दोनों न्यूक्लियस को इतना क्लोज लाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, मतलब 50 से 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर। पर सन के कोर का टेम्परेचर सिर्फ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। तो इतना कम टेम्परेचर होने के बाद भी सन में फ्यूजन कैसे हो जाता है? इसका आंसर है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी थ्योरी है जो स्मॉल स्केल्स की चीज़ों के साथ डील करती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स एटसेट्रा। क्वांटम मैकेनिक्स का एक कोर प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी दो नॉन कम्यूटिंग वेरिएबल्स को हम एक साथ 100% एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोमेंटम और पोजीशन दो नॉन कम्यूटिंग वेरिएबल्स हैं, जिसका मतलब एक पार्टिकल का हम एक साथ पोजीशन और मोमेंटम दोनों 100% एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। कोई ना कोई अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। इसी तरह दो नॉन कम्यूटिंग वेरिएबल्स हैं एनर्जी और टाइम। तो सन के कोर में अगर कोई हाइड्रोजन न्यूक्लियाई बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्वायर कर लेता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम कर जाएगा और फ्यूज हो जाएगा बिना किसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को तोड़े। इस प्रोसेस को कहते हैं क्वांटम टनलिंग। तो अगर 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस से कम के टेम्परेचर में भी फ्यूजन हो जाता है तो हमारे अगल बगल हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हर जगह फ्यूज क्यों नहीं होते? इसका आंसर है क्वांटम टनलिंग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब हमारे अगल बगल न्यूक्लियाई हाइड्रोजन के इनके फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम है। पर सन के कोर में हाइड्रोजन न्यूक्लियाई बहुत ढेर सारे होते हैं, तो इस कम प्रोबेबिलिटी होने के बावजूद भी वहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन लगातार चलता रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन अर्थ। अगर हम लोग अर्थ पर न्यूक्लियर फ्यूजन सक्सेस के साथ करना सीख गए तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। अभी मेजरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कोल और गैस को बर्न कर कर, पर इनको बर्न करने से बहुत ज़्यादा CO2 एनवायरनमेंट में जाता है और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। अगला मेजर सोर्स है न्यूक्लियर फिजन, जिसमें यूरेनियम यूज होता है। पर न्यूक्लियर फिजन होने के बाद
बहुत ढेर सारा न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस होता है जो कई हजारों सालों तक रेडियो एक्टिव रहता है और अपने अगल बगल प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ सबके लिए डेंजरस होता है। दूसरी चीज़ है कि ऑयल, गैस, यूरेनियम ये सारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और एक ना एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर, विंड, इन सब की भी कई सारी लिमिटेशंस हैं। जैसे अगर आप डैम के पास नहीं रहते हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपके किसी काम की नहीं। सोलर एनर्जी में भी धूप 24/7 नहीं निकली रहती और हर जगह विंड भी इतनी तेज नहीं चलती कि विंड टर्बाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। न्यूक्लियर फ्यूजन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल इन दोनों के फायदों को एक साथ ले आता है। हाइड्रोजन जो कि पानी में प्रेजेंट है वो अर्थ पर पोटेंशियली अनलिमिटेड अमाउंट में है और इससे कोई भी पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता। अगर हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन को सही तरह से इस्तेमाल करना सीख गए तो हमारी सारी एनर्जी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। अर्थ पर न्यूक्लियर फ्यूजन करने के दो मेन तरीके हैं, पहला मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट और दूसरा इनर्शियल कन्फाइनमेंट। तो जानते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन, इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके टोनी स्टार्क ने आयरन मैन 1 मूवी में अपना आर्क रिएक्टर बनाया था। What could it generate? If my math is right, I don't know what it is, 3 gigajoules per second. इसमें हम लोग हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को 50 से 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हीट करते हैं जिससे ये प्लाज्मा स्टेट में चले जाते हैं। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बाद। प्लाज्मा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंडक्ट करता है और ये फ्लूइड स्टेट में होता है। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट रिएक्टर या टोकमाक रिएक्टर एक डोनट शेप का होता है जिसके अगल बगल बहुत ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से भी 2.5 लाख गुना ज्यादा स्ट्रांग होती है। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट में मैग्नेटिक फील्ड्स को इस तरह अरेंज किया जाता है कि प्लाज्मा डोनट के अंदर गोल गोल घूमे और एडजेसेंट जा रहे स्ट्रिंग्स फ्यूज हो जाएं। पर प्लाज्मा होता है फ्लूइड स्टेट में और इस पर काम करती है फ्लूइड डायनेमिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स के साथ आता है केओस और रैंडमनेस। तो प्लाज्मा को इस स्टेट में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट का यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि प्लाज्मा को इस गोल घूमने वाली स्टेट में ज्यादा से ज्यादा देर कैसे रखा जाए। दूसरा तरीका है इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन। ये वही तरीका है जो सैम रेमी स्पाइडरमैन 2 में ऑटो ऑक्टेवियस ने यूज किया था पावर ऑफ द सन इन द पाम ऑफ माई हैंड्स बनाने के लिए। Fasten your seatbelts. The power of the sun in the palm of my hand. इनर्शियल कन्फाइनमेंट में सबसे पहले ड्यूटेरियम या ट्रिटियम की एक छोटी सी पैलेट ली जाती है जिस पर चारों तरफ से पावरफुल लेजर्स को शूट किया जाता है। इससे पैलेट की बाहरी लेयर इवेपोरेट हो जाती है और इसी प्रोसेस में वो पैलेट को बहुत ज़्यादा तेजी से कंप्रेस करती है जिससे एक शॉक वेव प्रोड्यूस होती है और इसी शॉक वेव के कारण पैलेट का कोर ऐसे टेम्परेचर्स पर पहुंच जाता है कि वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू हो जाए। ये सारी टेक्नोलॉजीज पर अभी काम चल रहा है और इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिली है। वो दिन दूर नहीं जब फ्यूजन इस पूरी दुनिया को चलाएगा। अगर आपको रिसेंट एडवांसमेंट्स के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।